मेरा नाम अंकित है। उस काले रंग की मोटी फाइल को मेरे सामने टेबल पर रखते हुए रघुवीर राठौर के होठों पर एक अजीब भारी मुस्कान थी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसी किसी शिकार को जाल में फंसाते देख शिकारी के चेहरे पर आती है। मैंने झिझकते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने तुरंत मेरा हाथ दबाकर रोक लिया। उनका हाथ भारी था और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाया था। उन्होंने धीमे लेकिन वजरदार शब्दों में कहा, साइन करने से पहले एक बार सोच लो अंकित, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस हर फैसला कंपनी का होगा। मैं हल्की सी हंसी हंस पड़ा। सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इस नौकरी की भी। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। मैंने बिना पढ़े कागजों पर साइन कर दिए। मुझे क्या पता था कि जिस स्याही से मैं साइन कर रहा हूँ वो स्याही नहीं, मेरी किस्मत का काला रास्ता है जो उसी पल से शुरू हो चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त बहुत बारीक शब्दों में लिखी थी, कागज के बिल्कुल आखिरी कोने पर, और वही शर्त मेरी जिंदगी को जड़ से हिला देने वाली थी। लेकिन मैंने उसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अंकित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हम लोग इलाहाबाद के एक शांत से इलाके में रहते थे। मेरे पापा जगमोहन सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। पूरी जिंदगी फाइलों का पेट भरते भरते निकाल देते। उन्होंने अक्सर रात को थके हारे घर आते तो मुझे अपने पास बिठा लेते, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहते, बेटा मैं जिंदगी भर लोगों के लिए क्लर्क ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अफसर बने। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। उन आंखों में मेरे लिए इतने सपने होते थे कि कभी कभी मुझे उन सपनों के बोझ से अपनी गर्दन झुकाती महसूस होती थी। लेकिन मैं अपने पापा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उनकी हर ख्वाहिश मेरे लिए सर आंखों पर थी। मैंने दिन रात मेहनत की। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हुई तो पापा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। एक शाम पापा ऑफिस से लौटे तो उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो मम्मी मीना के पास बैठ गए। मम्मी उस वक्त सब्जी काट रही थी। पापा बोले, मीना, मैंने अंकित के लिए एक फैसला किया है। मम्मी ने चाकू रोक लिया। सब ठीक तो है ना? ऐसा कौन सा फैसला? पापा ने गहरी सांस ली। मैं अंकित की शादी नेहा से करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मम्मी के माथे पर बल पड़ गए। मैं दूसरे कमरे में था लेकिन आवाज़ सुनकर चौंक गया। नेहा वो मेरी चाचा राहुल की साली थी। मैं गांव में रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे। शादी के बाद मेरी चाची सुनीता उसे अपने ससुराल ले आई थी। उनकी पढ़ाई, उसका खर्चा सब कुछ मेरे चाचा उठाते थे। मैंने नेहा को कभी ठीक से देखा नहीं था। बस इतना सुना था कि वो गांव के स्कूल में पढ़ती है, सुलझी हुई है और हमेशा गले में एक पुराना सा लॉकेट पहने रहती है जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। मम्मी गुस्से में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बेटा इतना पढ़ लिखा है, अफसर बनने वाला है, और वो गांव की अनाथ लड़की। पापा का चेहरा सख्त हो गया। वो अनाथ है तो क्या हुआ? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। हमें दहेज नहीं चाहिए। मुझे अपने घर के लिए एक बेटी चाहिए। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं अपनी पसंद से जिंदगी का शादी चुनना चाहता था, लेकिन पापा की उम्मीदों के सामने मेरी ख्वाहिशें ही रह गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, पापा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी बहुत सादगी से हुई। ना ज़्यादा लोग, ना ज़्यादा शोर। नेहा की तरफ से कोई नहीं था सिवाय मेरे चाचा चाची के। उन्हें दोनों ने थी। जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी चाची सुनीता, जो उसकी बड़ी और इकलौती बहन थी, वही नेहा के लिए सब कुछ थी। माँ का साया, पिता का भरोसा और एक पूरा परिवार, सब वही थी। जब नेहा दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई तो मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वह सच में बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पे एक अलग सी मासूमियत और झिझक थी जो शहर की लड़कियों में कम ही देखने को मिलती है।
उसने सिर झुकाया हुआ था और खामोशी से पलंग के किनारे बैठी थी। मैंने थोड़ा पास जाकर कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि यह शादी हम दोनों के लिए अचानक हुई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी किसी बात की तकलीफ ना हो। उसने धीरे से नज़र उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी भरोसा दिखा। वो धीमी आवाज़ में बोली, आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपकी और मम्मी जी की उम्मीदों पर पूरी उतरने की कोशिश करूँगी। उसके शब्दों में जो ठहराव था, उसने मेरे दिल में एक नरम सा एहसास भर दिया। शादी के शुरुआती दिन सुकून से बीते। नेहा हर काम बहुत सलीके से करती थी। सुबह सबसे पहले उठना, पापा जग मोहन के लिए नाश्ता बनाना, घर संभालना और मम्मी मीना की हर बात मानना, सब कुछ बिना शिकायत। मम्मी का व्यवहार उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। कभी सफाई में कमी निकालती, कभी छोटी छोटी बातों पर टोक देती, लेकिन नेहा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह हर बार चुपचाप सुन लेती और माफ़ी मांग लेती। मुझे उसकी यह बात सबसे ज़्यादा पसंद आने लगी। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हम घंटों बैठकर बातें किया करते। वो गांव की कहानियाँ सुनाती और मैं अपने भविष्य के सपने। लेकिन शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे कि हमारी ज़िंदगी में तूफान आ गया। एक रात पापा को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। मैं उन्हें फौरन अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। हार्ट अटैक ने पापा को हमसे छीन लिया। पापा के जाने के बाद घर जैसे सुन हो गया। मम्मी पूरी तरह टूट गई थी। नेहा ने उस वक्त खुद को मजबूत रखा और मुझे संभालने। उन्हीं दिनों मेरा यूनर का वीज़ा आ गया। ये वही सपना था जो पापा मेरे लिए देखते थे, लेकिन दिल भारी था। मम्मी और नेहा को अकेला छोड़कर जाना आसान नहीं था। नेहा ने ही मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, अंकित, आप फिक्र मत करो, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। जाने के एक रात पहले वह बहुत उदास थी। मेरे सीने पर सर रखकर देर तक रोती रही। सुबह निकलते वक्त उसने मुझे एक लॉकेट दिया। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसे हमेशा अपने पास रखना, उसने कहा। भगवान आपकी हिफाजत करेगा। यूनार्क पहुंचकर मैंने दिन रात काम किया। एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी लगी। कंपनी के पुराने कर्मचारी अमन अंकल कई बार मुझे समझाते कि यहाँ टिकना है तो खुद को पूरी तरह झोंकना पड़ेगा। मैं हर रोज़ घर फ़ोन करता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक दिन जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो उनकी आवाज़ भारी हुई थी। मैं घबरा गया। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मम्मी सिसकते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इस घर में कुछ भी ठीक नहीं रहा। और तुम्हारी पत्नी। मम्मी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने पूछा, मम्मी, आप किस लड़की की बात कर रही हो? कौन लड़की? मेरी माँ मीना ने गुस्से में कहा। अरे भूल गए, वही तुम्हारी पत्नी नेहा, जिसे तुम बहुत शरीफ और मासूम समझ गए थे। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, मम्मी, नेहा को क्या हुआ? मेरी माँ मीना भड़कते हुए बोली, अरे उसे भला क्या होगा, यह पूछो कि उसने क्या किया है। मैंने फिर पूछा, मम्मी, आप पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? मुझे साफ साफ बता दीजिए कि क्या हुआ है, और नेहा के बारे में ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छी है। मेरी माँ मीना ने ठंडी आवाज़ में कहा, हाँ, तुम्हारे सामने तो वो अच्छी थी, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूरा दिन अपने कमरे में सोती रहती है, घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाती और मुझसे जानबूझकर पूरे घर का काम करवा लेती है। खाना भी नहीं बनाती, सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं उठती। अरे बेटा, उसने तो जैसे हमारे घर को कूड़े का ढेर समझ लिया। घर में गंदगी फैली रहती है, लेकिन उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मैं हर घर की सफाई करती हूँ, मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही कपड़े धोती हूँ। और आज मैंने उसे कहा कि मेरे सर में दर्द है, आज मैं काम नहीं कर सकती, बस ज़रा तुम मुझे चाय बना दो। वो तो मुझे सीधे बातें सुनाने लगी और कहने लगी कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। उसकी माँ मीना की बातें सुनकर मैं शब्द रह गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नेहा ऐसा कर सकती है। वो मेरी मम्मी से
काम करवाती है और खुद आराम फरमाती है। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फिलहाल मम्मी को तसल्ली दी और कहा, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं उनसे बात करता हूँ, शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने नेहा को कॉल किया। वो कॉल उठाते ही बोली, हेलो अंकित, कैसे हो आप? उसकी आवाज़ में मोहब्बत और अपनापन था, लेकिन मेरे दिमाग में मम्मी की बातें गूंज रही थी। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? और क्या सुन रहा हूँ? मम्मी कह रही है कि तुम उन्हें घर के कामों में परेशान कर रही हो। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अंकित यह सब किसने कहा आपको? मैं तो सुबह से ही जगी हुई हूँ, घर के कामों में लगी हुई हूँ और मम्मी जी के लिए खाना बनाकर ही कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए आई थी। मैंने गुस्से में कहा, देखो नेहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें रोते हुए सुन गया, तुमने जरूर उनके साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे शिकायत की। नेहा ने दबे स्वर में कहा, अंकित आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। भगवान जानता है कि मैंने कभी उस तक नहीं की। शायद मम्मी जी को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने उनका हर तरफ से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। मैंने सख्ती से कहा, बस नेहा, मुझे आगे कोई सफाई नहीं चाहिए। आइंदा मुझे मम्मी की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कॉल कट कर दिया, बिना उसके बातों को पूरा तरह सुने। अगले कुछ दिन यही सिलसिला रोज की रूटीन बन गया। जब भी मैं मम्मी को फ़ोन पर बात करता, मेरी मम्मी नई नई शिकायतें करती। कभी कहती कि नेहा घंटों फ़ोन पर बात करती है, तो कभी पैसे का हिसाब मांगती है और कभी मोहल्ले में मेरी मम्मी की बुराइयां करती हैं। मम्मी की बातें सुन सुनकर मेरे दिल में नेहा के खिलाफ नफरत का बीज हो गया। मैं चाहता, मम्मी आखिर क्यों झूठ बोलेंगी? मुझे अपनी मम्मी की बातों पर हमेशा से ही भरोसा रहा था। मीना मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, और नेहा तो अभी काल की मेरे जीवन में आई थी। जरूर इसमें ही कोई खोट होगा। मेरी मम्मी कुछ गलत नहीं कर सकती। शायद नेहा ने मेरे दूर जाने का फायदा उठाया है। इधर मैं यही सोच रहा था, उधर नेहा बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। जब मैं उसे फ़ोन करता और डांटता हुआ आगे से एक शब्द भी नहीं बोलती, बस खामोशी से सुनती रहती। उसकी खामोशी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मुझे लगता था कि वह अपनी गलती मान रही है। ज़रूर सभी गलतियाँ उसकी तरफ से ही होती है, क्योंकि जब किसी इंसान की गलती नहीं होती तो वह अपनी सफाई में बोल ही देता। लेकिन मैं यह भूल गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफाई देना पसंद नहीं करते, बस वक्त और हालात के साथ समझौता करके खामोश रहते हैं। मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है और वह कितनी तकलीफ में है। मेरा व्यवहार उसके साथ दिन प्रतिदिन सख्त होता जा रहा था, और यही वह दरार थी जो हमारे रिश्ते को खोखला कर रही थी। मैं अपने कमरे में घूमता रहा, हाथ में फ़ोन पकड़े हुए, माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने गहरी सांस ली और नेहा का नंबर मिलाया। कई घंटे बाद उसने फ़ोन उठाया। वही नरम, वही मीठी आवाज़, हेलो अंकित, कैसे हो आप? मैंने जवाब दिए बिना सीधा वार किया, नेहा तुम घर के काम क्यों नहीं करती हो? सुना है तुम पूरे दिन फ्री बैठी रहती हो और मोबाइल चलाती रहती हो। मम्मी बीमार है और तुम उनसे काम करवाती हो। कुछ पल के लिए दूसरे तरफ खामोशी छा गई। फिर उसकी कांपती आवाज़ आई, अंकित आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सुबह 6 बजे उठकर रात 11 बजे तक घर के काम करती हूँ। मम्मी जी को पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती। आज थोड़ी देर आराम के लिए कमरे में आई थी। मैंने गुस्से में कहा, देखो नेहा, मुझे सफाइयाँ मत दो। मम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उन्होंने शिकायत की है तो तुम्हारी गलती ज़रूर होगी। मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आराम करो और मेरी मम्मी को तकलीफ में डालो। नेहा ने रोती हुई आवाज़ में कहा, अंकित आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कभी भी काम चोरी नहीं की। मम्मी जी की बात हमेशा मानी। शायद मम्मी जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई शिकायत ना हो। उसकी आवाज़ में जो दर्द था
वह मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि शायद मैं खुद कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया हूँ। मैंने अपना अंदाज़ा नरम करते हुए कहा, देखो नेहा, मैं यहाँ समंदर पार बैठा हूँ। मुझे घर के हालात का सही सही पता नहीं। मम्मी की बातें सुनकर मेरा खून खौल जाता है। मैं पापा जगमोहन को खो चुका हूँ, लेकिन मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनकी कोई तकलीफ़ हो। तुम प्लीज़ उनका ख्याल रखना। नेहा ने तुरंत कहा, जी अंकित, आप बेफिक्र रहिए, मैं और ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप हमसे दूर रहें। आपका सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। उसकी बात ने मेरे गुस्से पर ठंडा पानी डाल दिया। मैंने कुछ इधर उधर की बातें की और फ़ोन बंद कर दिया। दिल अब हल्का हो गया था। शायद सच में कोई झूठी मूठी गलत फहमी हुई थी, जो समय के साथ दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन मेरी यह सोच चकनाचूर हो गई। जब मेरी माँ मीना का फ़ोन आया, वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं घबरा गया और पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मेरी माँ मीना हिचकिचाइयों के साथ बोली, बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। यह लड़की मुझे जीने नहीं देगी। मैं अपना सामान बांध रही हूँ। मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी या सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन इसके ताने अब मैं सहन नहीं कर सकती। मैं दांत पीसते हुए पूछा, मम्मी, उसने अब क्या कर दिया? कहने लगी कि अंकित पैसे मेरे लिए नहीं, आपके लिए भेजते हैं। आपके लिए पैसा का सारा हिसाब वह खुद रखती है और मुझे हर एक पैसा पाने के लिए तरसाती है। कहती है कि मैं उस पर बोझ हूँ। यह सुनते ही मेरे बदन में आग लग गई। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी माँ, जिसने अपनी जवानी मेरे लिए कुर्बान कर दी थी, जिसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, आज वह कुछ पैसों के लिए अपनी बहू के आगे हाथ फैलाए हुए थी और वह उसे धक्के देकर धुतकार रही थी। अब मुझे नेहा से भी नफरत होने लगी थी। मैंने मम्मी को तसल्ली दी, मम्मी रोइए मत, मैं आपके हर एक आंसू का हिसाब लूँगा। आप कहीं नहीं जाओगी। यह घर आपका है और आप इस घर की मालकिन हैं। मैं अभी उससे बात करता हूँ। मेरी माँ ने मासूमियत से कहा, नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहना, वरना वह मुझे और सताएगी। बस आप जल्दी लौट आओ। मुझे तुम्हारे सिवा किसी का सहारा नहीं। मैंने मम्मी को बड़ी मुश्किल से चुप कराया और फ़ोन बंद किया। गुस्सा काबू से बाहर था। मैंने तुरंत नेहा को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब शक यकीन में बदल गया। शायद उसने मम्मी के साथ बदतमीजी की थी या फिर उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं कमरे में टहल रहा, दीवार पर गुस्से से मुक्का मारा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फ़ोन नज़रअंदाज करे। मैंने लगातार 10 बार कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल अपने जगह बनने लगे। मुझे लग रहा था कि नेहा ने शादी से पहले जो मासूमियत का नकाब पहन रखा था, वह अब उतर चुका है और उसका असली रूप सामने आ रहा है। मैं सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। दिल कर रहा था कि मैं अभी उड़कर इंडिया पहुंच जाऊं और नेहा को घर से निकाल दूं। दोपहर के समय मेरे मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो नेहा का कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाते ही चीखना शुरू कर दिया। कहाँ थी तुम? और कल से मैं पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम महारानी की तरह फ़ोन नहीं उठा रही। नेहा कुछ देर खामोश रही, फिर धीरी आवाज़ में बोली, अंकित, कल मेरे तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं दवाइयाँ लेकर लेटी थी। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। मोबाइल भी साइलेंट था। मैं हंसते हुए ताने भरे अंदाज में बोला, वाह, क्या बहाना है तुम्हें। क्या बीमारी हो सकती है सिवाय काम चोरी के? मम्मी बीमार पड़ी हुई है और तुम नाटक कर रही हो। नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अंकित, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सच में बुखार था। मैं गुस्से में बोला, बस बंद करो अपनी यह बकवास। मैं सब जान चुका हूँ। तुम मम्मी को सताती हो, पैसे छुपाती हो, उन्हें बोझ समझती हो। याद रखना, मैं अपनी मम्मी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी तरह हजारों औरतें भी मेरी माँ की जूते के बराबर नहीं हैं।
नेहा ने रोते हुए कहा, अंकित मम्मी झूठ बोल रही हैं। मैंने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। उनके पास ही आपके सारे पैसे होते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं चीख पड़ा, खबरदार जो मेरी मम्मी को झूठ कहे, एक शब्द और बोलो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। सोचा ब्लॉक कर दूं, लेकिन फिर रुका। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। मेरी माँ मीना की बातें मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो नेहा मम्मी को मार डालेगी या घर से निकाल देगी। अगले दिन मैंने दोबारा नेहा को कॉल किया। आज आर या पार की बात थी। घंटी बजती रही। काफ़ी देर बाद उसने फ़ोन उठाया। मैंने सख्त शब्द में पूछा, कहाँ थी तुम इस समय? नेहा की आवाज़ नींद में डूबी हुई लग रही थी। अंकित, मैं सो रही थी। मेरे तन बदन में आग लग रही। दोपहर के 2 बज रहे थे। मम्मी गर्मी में किचन में खाना बना रही होंगी और नेहा ऐसी वाली कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बूढ़ी माँ किचन में जल रही होंगी और तुम मज़े से सो रही हो। तुम इस घर में रहने नहीं लायक हो। तुम्हें मेरे घर को स्वर्ग बनाने की बात याद है? तुमने उसे नर्क बना दिया। नेहा कुछ बोलने ही वाली थी, बस इतना कहा, अंकित मेरी बात तो सुनिए। मैंने अधूरा छोड़ दिया। गुस्से में उसका शब्द भी जहर लग रहा था। मैंने चीखकर कहा, नेहा मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। जल्द ही पेपर तैयार करवा कर भेजूंगा। तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं। जाओ अपना घर छोड़ दो। तुम मेरे काबिल नहीं हो। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचा वो रोएगी, माफ़ी मांगेगी, मगर कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी देर की खामोशी और फिर टूटी आवाज़ आई, ठीक है, और फ़ोन काट गया। मैं हाथ में मोबाइल पकड़े भूत बनकर खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने ना कोई सफाई दी, ना रोई, बस ठीक है कहकर बस खत्म कर दिया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैंने बहादुरी का काम किया। मीना को एक जालिम औरत से छुटकारा दिलवाया। सोचा ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए जो मेरी माँ का इज्जत ना करे। मैंने उसी समय मम्मी को फ़ोन लगाया और बताया कि नेहा को तलाक देने का सोच लिया है। मैं डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा हूँ और मैं भिजवा दूंगा। मम्मी ने सुनकर थोड़ी खामोशी दिखाई और फिर रोते हुए आशीर्वाद दिया, जीते रहो बेटा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना वह मुझे मार देती। अच्छा हुआ जान छूट गई। अब तुम सुकून से रहो। मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। नेहा उस दिन से रोती हुई निकली, या खामोशी से, या मैं नहीं जानता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने काम में बिजी हो गया। डाइवोर्स पेपर बनवा कर भेज दिए। 3 साल तक मैं उनार्क में रहा। घर मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी माँ मीना के पास पैसे भेजते रहा ताकि ऐश करे और नेहा की कमी महसूस ना हो। मैंने करियर बनाना, प्रमोशन हासिल किए, बिजनेस शुरू किया। इन 3 सालों में नेहा के बारे में कभी नहीं सोचा। कभी कभी रात की तन्हाई में उसकी आखिरी ठीक है आवाज़ कानों में गूंजती थी। दिल में चुभन होती थी, लेकिन मैं मीना की कही हुई बातें याद करके खुद को रिलैक्स कर लेता था। मम्मी अक्सर फ़ोन पर कहती थी कि बेटा अब तुम वापस आ जाओ। मेरी माँ मीना ने फ़ोन पर कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, बिल्कुल तुम्हें स्ट्रेंथ की है। अब जल्दी से आकर दूसरी शादी कर लो। मैं भी यही चाहता था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं और उस कड़वे समय को भूल दूं। अतीत वह दिन भी आ गया। अब मैंने अपना सब कुछ समेट कर इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरे पास पैसा था, कामयाबी थी और भविष्य के सुनहरे सपने थे। एयरपोर्ट पर कदम रखते ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। घर पहुंचकर मेरी माँ मीना के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने उसके लिए गिफ्ट निकाले और कहा, मम्मी आपका बेटा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगले ही दिन मैंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। स्टूडेंट
कपड़े पहनकर गया। इंटरव्यू शानदार रहा। पैनल मेरे एक्सपीरियंस और काबिलियत से बहुत इंस्पिरेंस हुआ। मुझे ऑफर लेटर मिल गया और सैलरी भी उम्मीद से ज़्यादा थी। खुशी से मैं मिठाई डब्बा लेकर घर आया और मैं अपनी माँ मीना को खुशखबरी सुनाई। मेरी माँ मीना बोली, देख मेरे बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है। उस मनुष्य के जाने के बाद तुम्हारे रास्ते खुले। मैं भी बहुत खुश था, मगर नहीं जानता था कि मेरी खुशी अगले ही दिन एक और अनुभव से परखने वाली थी। अगली सुबह ऑफिस समय से पहुंचा। अपनी मेहनत और काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैं अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था कि ऑफिस का मालिक मेरे पास आया। यह तुम बहुत खुशकिस्मत हो। यहाँ की मालकिन बहुत सख्त और अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखने वाली है। मैंने हैरानी से पूछा, अच्छा, यहाँ मालकिन कोई आदमी नहीं है? कलिंग मुस्कुराया, नहीं, यह कंपनी एक औरत चलाती है, और क्या कमाल की चलाती हैं। आंखों में मजबूती और आत्मविश्वास हर किसी को इंस्पिरेंस कर देती है। मैंने सोचा वो बहुत होनहार औरत होगी, शायद किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी होगी या बाहर पढ़ी आई होगी। अचानक ऑफिस में हलचल मची। अब अपनी अपनी स्टेजों से खड़े हो गए। बताया गया, मैडम आ रही हैं। हॉल का दरवाज़ा खुला। कुछ लोगों के घरे में एक औरत आई। कपड़े सिंपल, मगर चाल में घमंड और आत्मविश्वास, जैसे वह जमीन पर नहीं, अपनी जीत पर चल रही। वो मेरे पास से गुजरी। मैंने चेहरा देखे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही कोई और नहीं, नेहा थी। वो वही नेहा थी जिसे मैंने 3 साल पहले डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। डरी सहमी, लेकिन नहीं, अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे आग से तपाकर कुंदन बना दिया हो। वह सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ी और मैं वही पत्थर बनकर खड़ा रहा। यह कैसा पलिस्बन था। एक अनाथ गांव की लड़की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की मालिक कैसे बन गई? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरे समय वहीं ठहर गया हो। मीटिंग शुरू हुई। नेहा बोल रही थी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और तेज थी। इंग्लिश में बात कर रही थी। बिजनेस के सीरियस मामलात पर डिस्कस, कंपनी के ग्राफ पर बात की, एम्प्लॉयज की राय ली। मैं बार बार ढूंढ रहा था वह नेहा जिसे मैं जानता था, मगर वह एक मजबूत चट्टान जैसी औरत थी। आंखों में आंसुओं की जगह फैसले चमक रहे थे। मीटिंग के दौरान उसने मेरे तरफ देखा। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मिस्टर अंकित, उसने डायरेक्टर कहा, आपकी पुरानी कंपनी की एक्सपीरियंस अच्छा है, मगर मुझे रिजल्ट चाहिए। काम से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरी कंपनी में एसटीटीआर पूरी नहीं उतरे तो घर जाने में देर नहीं लगेगी। उसकी आवाज़ में वही अधिकार था जो मालिक अपने कर्मचारियों के लिए रखते हैं। उसके शब्दों में जरा सा भी लचक या पहचान नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सूखी हुई जुबान को हरकतें देते हुए कहा, जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूँगा। नेहा ने मेरी बात सुने बिना अपनी नज़रें फेर ली और अगली फाइल की तरफ ध्यान देने लगी, मगर मैं वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मेरे दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ था। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कोई सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं उससे बात करूँगा। मैं जानता था कि यह सब कैसे हुआ, वह कहाँ कैसे पहुँची और मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी। मैं तेज़ी से उठा और उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस के बाहर खड़ी चपरासी अंकल ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अनुमति मिलते ही मैं अंदर गया। नेहा अपने घुमाने वाली कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। मेरे अंदर आते ही उसने सर उठाया और माथे पर अनजाने एक्सपीरियंस उभर आए। सख्त स्वर में बोली, मिस्टर अंकित, आपने अंदर आने की परमिशन किससे ली और आपको क्या काम है? मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आवाज़ काँप रही थी। नेहा, तुम मेरी पत्नी हो ना?
मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम यहाँ हो, इस मुकाम पर हो। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं अंकित, तुम्हारा पति। शब्द मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया। अब मैं उसका पति नहीं था, मगर गुजरा हुआ कल हमारे बीच जुड़ा हुआ। नेहा अपनी कुर्सी पीछे खींचकर खड़ी हो गई। उसका कद मुझे बड़ा और मजबूत लगने लगा, आंखों में ठंडक और शब्दों में हट। मिस्टर अंकित, इस ऑफिस में नेहा नाम की कोई लेडी नहीं है। यहाँ सिर्फ मैडम सुमन है, जो कंपनी की मालिक है। आप सिर्फ एक मामूली क्लाइंट हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें और काम पर ध्यान दें। मैं फौरन बोला, नेहा, तुम नाटक क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ। बस यह जानना चाहता हूँ कि डिवोर्स के बाद तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे हो गई? तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया? नेहा की मुस्कुराहट कड़वी थी, जिसमें हजारों ताने छुपे थे। टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोली, यह एहसास उस दिन मर गया था जब तुमने मेरी बात सुने बिना मुझे डाइवोर्स दे दिया। तुमने मेरी जिंदगी कचरे की तरह फेंक दी। अब तुम सवाल क्यों कर रहे हो? मैं शर्मिंदगी और गुस्से से मिले जुले भाव में बोला, नेहा, तुम जानती हो कि मैंने वह सब क्यों किया। तुमने मेरी माँ मीना के साथ जो किया कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुस्से में वो कदम उठा गया। नेहा की आंखों में आग उभर आई। टेबल पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में बोली, बस मिस्टर अंकित, अपनी फाइल अपने पास रखो। आपकी माँ ने क्या कहा? आपने क्या सुना? अब मेरे लिए बेमतलब है। आपने कभी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। फैसला सुना दिया और मैं मान गई। अब आपको क्या तकलीफ? मैं खुश हूँ, अपनी मेहनत से, आपके एहसानों से नहीं। मैं नरम पड़ते हुए बोला, नेहा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी हुई है। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर जल्दबाजी हुई, लेकिन बताओ कि तुम डाइवोर्स की बात क्या कर रही थी और इतनी अमीर कैसे बन गई? नेहा ने गहरी सांस ली और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। तुम मर्द हमेशा यही सोचते हो कि औरत तुम्हारे बिना अधूरी है। तुमने सोचा होगा कि डाइवोर्स के बाद मैं रोती हुई, मगर अंकित, जिसके पास माता पिता का साया नहीं हो और पति भी धोखा दे दे, उन्हें जबाना सिखा देता है। मेरी एजुकेशन मेरी ताकत थी, जिसे तुम और तुम्हारी माँ ने कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हें हमारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। अब तुम इसी समय ऑफिस से बाहर जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगी। मैं वहाँ से निकला नहीं चाहता था। मेरे अंदर हजारों सवाल थे और मेरी माँ मीना की बातें मेरे दिमाग में शक पैदा कर रही थी। जो औरत इतनी हिम्मतदार और मेहनती हो, मेरी माँ मीना जैसी बूढ़ी औरत पर जुल्म क्यों करेगी? नेहा के शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। जाते जाते मैंने कहा, नेहा, मैं जा रहा हूँ, मगर सच जानकर रहूँगा। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मेरे तरफ देखे बिना फाइल खोली और कहा, गलती नहीं मिस्टर अंकित, आपने बहुत बड़ा पाप किया। माफ़ी अब नामुमकिन है। माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं बेझिझक कदमों से ऑफिस से बाहर आया। सीधा घर नहीं जाना चाहता था। पार्क में जाकर बैठ गया और पुराने समय की बातें याद करने लगा। शादी के शुरू दिनों में नेहा किस तरह के काम करती थी, फिर मेरे जाने के बाद अचानक कामचोर कैसे हो गई। मम्मी की बातें और नेहा की मौजूदगी पहचान में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने अपने अंदर कमी महसूस की। सोचा, मैंने एक तरफ फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगले कुछ दिन मैं ऑफिस में नेहा को देखता रहा। वह सभी का साथ इज्जत से पेश आती थी, लेकिन मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखती थी। मैं ऑफिस के पुराने एम्प्लॉय से कुछ बातें जानता था। कुछ ऐसी बातें पता चली थी जिन्होंने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं कैंटीन में बैठे चाय पी रहा था। अमन अंकल, जो कंपनी का पुराना कर्मचारी था, मेरे पास आकर बैठ गया और बातों ही बातों में नेहा की तारीफ करने लगा। उसने बताया कि जब नेहा मैडम इस कंपनी में आई थी तो उनकी कंडीशनर बहुत ख़राब थी, वह टूट ही चुकी थी, मगर उसके काम का
लगन को सबको हैरान कर दिया था। मैं स्टैंड लेते हुए पूछा, अंकल जी, यह कंपनी तो रघुवीर राठौर सर जी का था ना, तो फिर यह नेहा के पास कैसे आ गई? अंकल ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा यह लंबी कहानी है। राठौर सर अंकित मैडम को अपनी बेटियों से बढ़कर मानते थे। उन्होंने नेहा मैडम में वह हुनर देखा जो किसी में नहीं था, मगर असली बात यह है कि नेहा मैडम ने इस कंपनी के लिए एक ऐसी कुर्बानी दी। राठौर साहब ने अपनी वसीयत बदल दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, कैसी कुर्बानी? अंकल बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अंकल ने लंबी आंख भरी और बोला, बेटा वह सब तो ठीक है, मगर तुम इतना जानना क्यों चाहते हो? मैंने बात घुमाते हुए कहा, बस पुरानी पुरानी जानने की जिज्ञासा है। तभी मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। नेहा ने उस दिन ऑफिस में कहा था कि उसकी एजुकेशन ही उसकी ताकत थी। मैंने तय किया कि सच जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में ऐसी क्या हुआ कि एक तलाकशुदा लड़की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक बन गई, और राठौर सर का उसके साथ क्या रिश्ता था। शाम की छुट्टी हुई और मैंने देखा कि नेहा अपनी गाड़ी के तरफ जा रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका रास्ता रोका। नेहा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे बस यह बता दो, राठौर सर ने तुम्हें यह कंपनी क्यों दी? तुम्हारा उनसे क्या संबंध था? सवाल सुनते ही नेहा का रंग बदल गया। आंखों में अजीब सी नमी और गर्व झलकने लगा। उसने मेरे तरफ देखा। इस बार गुस्सा नहीं, एक गंभीरता थी। अंकित, सच जानना चाहते हो तो कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें वह जगह दिखाऊंगी जहाँ से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, और बताऊंगी कि जिसे मैं गंवार समझकर छोड़ा, उसने कैसे राठौर सर का दिल जीत लिया। साथ ही यह बताऊंगी कि तुम्हारी माँ मीना ने मेरे साथ असल में क्या किया। तैयार रहना, सच तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होगा। यह कहकर वह गाड़ी में बैठी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और आने वाली सुबह इंतजार करने लगा। मेरी आंखों में नींद का एक झोंका भी नहीं आया। करवट बदलते बदलते सुबह हो गई। मैं सुबह सवेरे तैयार होकर ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। दिल किसी हथौड़े की तरह पसलियों में टकरा रहा था। आज मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। जब मैं कंपनी पहुंचा, ऑफिस पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन नेहा वहीं मौजूद थी। मैं उसके केबिन में गया। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। पलटकर मेरे तरफ तो देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। वह सिर्फ खामोशी बची हो। उसने बिना कोई बात किए टेबल के ड्रॉर से पुरानी डायरी और कुछ कागजात मेरे सामने रख दिए। गहरी और बोझल सांस लेते हुए बोली, अंकित, यह वह सबूत है जो मैं तुम्हें 3 साल पहले दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं कांपते हाथों से कागजात उठाया। वो बैंक स्टेटमेंट थी जिसमें पूरी यूनार्क से पैसे भेजे थे। ध्यान से देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हर महीने की बड़ी रकम निकाली थी। वही डेट जब मैंने मेरी माँ मीना को दवाइयाँ और घर के खर्चे के लिए पैसे भेजता था। मैं हकलाते हुए बोला, नेहा, यह सब क्या है? पैसे तो मम्मी निकालती थी, तो यह कहाँ जाते थे? नेहा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अंकित, तुम्हारी माँ मीना बीमार नहीं थी, ना पैसों की कमी थी। यह सारा पैसा वह अपने जुए में उड़ा रही थी, और कुछ रकम तुम्हारे मामा राहुल को भेजती थी, जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि पैसा डबल हो जाएगा। जब मैंने पहली बार मम्मी जी से पूछा तो वह भड़क उठी। उन्हें डर था कि पढ़ी लिखी हूँ, उनकी पोल खुल जाएगी। बस यह वजह कि उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया। यह सब सुनकर तो मेरा सर चकरा गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मेरी वही माँ मीना जो फ़ोन पर रो रो कर दवाइयों के पैसे मांगती थी, दरअसल मुझे लूट रही थी, और उस चोरी छुपके के लिए उसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। मैंने नेहा की डायरी खोली। उसमें
उसके आंसुओं से भीगी हुई लिस्ट थी जिसमें उसने लिख रखा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ ने उस पर कैसे जुल्म किए थे। मैंने अपनी माँ मीना उसे भूखा रखती थी और मेरे सामने लालच बन जाती थी। जैसे ही मैंने यह पढ़ा मुझे लगा जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। शर्मिंदगी के बोझ तले मैं दबा जा रहा था। नेहा ने मेरी खामोशी को भांपते हुए कहा, अंकित, तुम जिस दिन तुमने मुझे डाइवोर्स दिया था उसी दिन मैंने तुम्हारी मम्मी को यही कहते हुए सुना कि शुक्र है जान छूटी। अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी जो मेरी मुट्ठी में रहेगी। यह सुनकर मैं टूट गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने सोचा कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने अपनी पत्नी को और उसके संघर्ष को नज़रअंदाज सिर्फ मेरी माँ झूठे आंसुओं पर भरोसा किया। मैं भीगी हुई आंसुओं से मीना की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मीना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आधा होकर बड़ी गलती की। मैं अपनी माँ से जाकर सब पूछूंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? रघुवीर राठौर ने तुम्हें यह सब क्यों दिया? क्या वह तुम्हारे रिश्तेदार थे? नेहा की आंखों में चमक उभर आई जो बीते हुए संघर्ष और मेहनत की निशानी थी। गर्व से सर उठाकर उसने कहा, अंकित, मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं था। यह सब इंसानियत और भरोसे का रिश्ता था। जब तुमने मुझे घर से निकाला मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। मैं सड़कों पर भटकती रही, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी डिग्रियों और फाइलों के साथ नौकरी की तलाश शुरू की। कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पाने के बाद ही मैंने पहली बार रघुवीर राठौर सर जी से मुलाकात की। उनके मैनेजर के बड़ी गड़बड़ी मैंने नोट और समय मांगकर उन्हें सारी गलतियां दिखाई। उन्होंने मुझे प्रोपेट कर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। मैंने दिन रात मेहनत की। उसके बच्चों और दौलत के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन राठौर सर ने मुझसे वह बेटी देखी जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी। जब सर को पैरालाइज का अटैक हुआ, उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में छोड़ दिया। मैं उनके पैरों के पास बैठी रही और वहीं से अपनी कंपनी के काम भी संभाला। रघुवीर राठौर ठीक होने के बाद, नेहा, तुमने मेरी जान भी बचाई और मेरी कंपनी भी। आज से तुम मेरी पार्टनर हो। उन्होंने मुझे 50% हिस्सेदारी दी। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कसम देकर मना लिया। फिर मेरी मेहनत ने रंग दिखाया और कंपनी ने ऊंचाइयां छुई। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरे नाम कर दी, क्योंकि उनके बेटे इसे बर्बाद कर देते और मैं इसे बुलंद पर ले जाती। नेहा ने पानी का गिलास मेरे तरफ बढ़ाया। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, नेहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो सज़ा दोगी वह स्वीकार है, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी मेहनत और सम्मान का आदर करूँगा। मैं अपनी माँ मीना को छोड़ दूँगा। मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, बस मुझे मत छोड़ो। नेहा ने पीछे हटते हुए मुझे रोका। उसकी आंखों में नरमी नहीं, एक अटल फैसला था। उसने कहा, नहीं अंकित, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन तुमने मुझे तलाक पेपर भेजे थे उसी दिन तुम्हारी पत्नी नेहा मर गई थी। यह जो तुम्हारे सामने खड़ी है यह मिस सुमन है, अंकित की पत्नी नहीं। बल्कि यह सच था कि इस कंपनी की मालकिन सुमन ही थी। और टूटी हुई चीज़ें शायद जुड़ सकती है, मगर जिनमें पड़ी हुई दरारें कभी पूरी तरह नहीं भरती। तुमने मेरा मान तोड़ा था। तुमने मेरे चरित्र पर शक किया था और शक का कोई इलाज नहीं होता। मैं बच्चों की तरह बिलखते हुए बोला, मेरी पत्नी, मैं कसम खाता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मैं सुधर गया हूँ। देखो, मैं वापस आ गया हूँ। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर नेहा ने इनकार में सिर हिला दिया और फिर ऐसी बात कही जिसने मेरे शरीर को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, अंकित, अगर तुम सच में सच्चे होते तो 3 साल में
एक बार तो पलटकर मेरे खबर लेते। तुमने यह भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। तुम सिर्फ पैसे के लिए पीछे भागते रहे। आज जब तुम मेरे पास आए हो, शायद इसलिए कि मैं एक कामयाब औरत हूँ। अगर मैं आज किसी सड़क पर भीख मांग रही होती तो क्या तुम मुझे अपना लेते? उसके सवाल छुपी कड़वी सच्चाई ने मुझे जकड़ लिया। मेरी जुबान गूंगी हो गई। तभी मुझे पता चला कि नेहा ने डिवोर्स के बाद इस कंपनी में जॉब करनी थी और वही रघुवीर राठौर, बड़े बिजनेसमैन और कंपनी के पहले मालिक ने उसकी मेहनत और समझदारी देकर उसे कंपनी सौंपा। उसके पास 50% पार्टनरशिप थी और फिर नेहा ने 2 रात मेहनत करके पूरी कंपनी अपनी बनाई। उसकी वजह से बिजनेसमैन ने ऊंची ऊंचाइयां छुई और अलग अलग शाखाएं भी खुल गई। रघुवीर राठौर ने उसे अपनी बेटियों की तरह माना और नेहा ने साबित कर दिया कि एक खुददार और कुर्बानी देने वाली लड़की ही असली ताकत होती है। मैं वहीं खड़ा था, सारा सच सामने था। इतने सालों की तकलीफियों और झूठों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने सच में क्या खो दिया। नेहा एक खुददार और कुर्बानी देने वाली लड़की थी जिसे मैंने खो दिया था। मैं भारी कदमों से वहां से निकला। ऑफिस का हर कोना मुझे अब अदालत की तरह लग रहा था, जहां मैं खुद कटघरे में खड़ा था। सीधा घर पहुंचा, वही घर जिसे मैंने कभी परिवार समझा था। मेरी माँ मीना सोफे पर बैठी पूजा की माला फेर रही थी। मुझे देखती ही बोली, आ गए? आज बड़ी जल्दी लौट आए। उसकी आवाज़ में वही बनावटी मिठास थी जो बरसों से मेरे कानों में जहर घोलती रही। मैंने बिना जूते उतारे उनके सामने जाकर खड़ा होकर कहा, माँ, मुझे आज सब सच जानना है। वह चौंकी, कैसा सच? मैंने करवाटे स्वर में कहा, तुमने मेरा घर क्यों बर्बाद किया? जब नेहा ने तुम्हारे साथ कोई जुर्म नहीं किया था तो भी तुमने हमारा डाइवोर्स क्यों करवाया? बार बार मेरे कान क्यों भरे? आखिर तुम यह सब क्यों करती रही? मेरी माँ मीना का चेहरा सख्त हो गया। उसने माला एक तरफ रख दी और बोली, क्योंकि वह लड़की हमारे लायक नहीं थी। मैं तिलमिला उठा। हमारे लायक नहीं थी या तुम्हारे काबू में नहीं थी? वह पढ़ी लिखी थी, आत्मसम्मान वाली थी, इसलिए तुम्हें उससे डर लगता था, है ना? मेरी माँ मीना ने तीखी नज़रों से मुझे देखा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है। मैं हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। नहीं माँ, तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करना आता है। नेहा सवाल पूछती थी, गलत के खिलाफ बोलती थी और तुम्हें वही बर्दाश्त नहीं था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मेरी माँ मीना फूट पड़ी। हाँ, मुझे डर लगता था। डर लगता था कि वह तुम्हें मुझसे दूर ना कर देगी। डर लगता था कि मेरे हाथ से मेरी पकड़ निकल जाएगी। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने भारी आवाज में कहा, तो तुमने झूठ बोले, मुझे उसके खिलाफ किया और कुछ अच्छी औरतें की जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ आपने डर की वजह से। मेरी माँ मीना चुप थी। उसकी चुप्पी ही उसका गुनाह कबूलना था। मैंने आंखें बंद की और कहा, माँ, तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं तोड़ा, तुमने मुझे भी खो दिया। यह कहकर मैं बाहर निकल आया। आज पहली बार मुझे साफ दिख रहा था, नेहा ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने ही उसे खो दिया था। घर से निकलते ही मेरे कदम लड़खड़ा गए। दिल जैसे सीने में नहीं, किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। हर सांस भारी लग रही थी। नेहा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसकी खामोशी, उसका सब सहकर भी कुछ न कहना और मेरा आधा भरोसा। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। सड़क पर चलते चलते घुलटों जवाब दे गए। दुनिया घूमने लगी और अगले ही पल सड़क के किनारे गिर पड़ा। लोगों की आवाज़ें धुंधली हो गई। अरे, ये तो बेहोश हो गया। फिर सब अंधेरा। उसी सड़क से थोड़ी दूर नेहा अपनी गाड़ी चला रही थी। आज जाने क्यों उसका मन भारी था, दिल बेचैन था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो।
अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे भीड़ पर पड़ी। उसने गाड़ी धीमी की और फिर उसकी सांस अटक गई। वह तो अंकित था। नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और दौड़ती हुई मेरे पास पहुंची। लोगों को हटाते हुए उसने मेरा चेहरा देखा। मेरा सर सड़क से टिका था, आंखें बंद, होठ सूखे। अंकित, उसकी आवाज़ कांप गई। अंकित, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। नेहा ने दूर नहीं थी। उसने ऑटो रोका, लोगों की मदद की से मुझे उसमें लिटाया। पूरे रास्ते मेरे हाथ को कसकर पकड़े रही, जैसे डरी हो कि कहीं मैं उससे फिर से छूट ना जाऊं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। अस्पताल पहुंचते ही वह चीख पड़ी, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी कीजिए, ये मेरे पति हैं। डॉक्टर और नर्सें मुझे अंदर ले गई। नेहा बाहर कुर्सी पर बैठी गई। उसके हाथ आज भी वैसे ही कांप रहे थे जैसे शादी के पहले दिन कांप रहे थे। दिल में हजार सवाल थे, ढेर सारे दर्द था। फिर भी सिर्फ एक दुआ, अंकित ठीक हो जाए। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट और डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुए हैं। नेहा ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार सुकून को वह धीमे से बुदबुदाई, भगवान, मैंने कुछ भी मांगा हो या नहीं, लेकिन इसे मुझसे मत छीनना। उस पल नेहा को एहसास हुआ शिकायतें बहुत, जख्म भी गहरे थे, लेकिन दिल आज भी उसी इंसान के लिए धड़क रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। सफ़ेद छत, दवाइयों की गंध और मशीनों की हल्की सी आवाज़। सर भारी था, शरीर कमज़ोर। मैंने नज़र घुमाई तो सामने नेहा खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन निगाहों मुझ पर टिकी हुई। जैसे उसकी नज़रें मेरी आंखों से मिली, वो फौरन मेरे पास आ गई। मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में बोली, अंकित, अब कैसे हो? ठीक तो हो? ठीक तो लग रहे हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल पर भर आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी उंगलियां कांप रही थी, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं टूटे हुए शब्दों में बोला, नेहा प्लीज़ मुझे अपना लो, मुझे अपने से दूर मत करो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं सच में नहीं रह पाऊंगा। नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ और मजबूत हो गई। मैं जैसे डर गया था कि अगर उसने हाथ छोड़ा लिया तो फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं हाँफते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी कंपनी, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा रुतबा। मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं कमा लूँगा नेहा, छोटा काम करूँगा, मेहनत करूँगा, तुम खाना बना लेना, हम साधारण जिंदगी जी लेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहो तुम सब गरीबों में दान कर दो, कुछ भी करो, बस तुम मेरे साथ रहो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे शब्द हवा में तैर रहे थे। नेहा की आंखों से आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने मेरा हाथ धीरे से ढीला किया। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोली, अंकित, देर से ही सही, लेकिन आज तुम्हें पहली बार समझते हुए देख रही हूँ। उसने गहरी सांस ली। लेकिन कुछ जख्मे ऐसे होते हैं जो माफ़ी से नहीं भरते। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें बचाने के लिए वक्त पर आवाज़ उठानी पड़ती है, जो तुमने नहीं उठाई। मैंने आंखें बंद कर ली। शर्म, पछतावा और डर सब एक साथ टूट पड़े। नेहा ने आखिरी बार मेरे तरफ देखा। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और मजबूती भी। मैं आवाज़ यहाँ तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी फिर से दांव पर लगाने नहीं। यह कहकर वह पलटी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, और मैं बेड पर पड़ा पहली बार सच में समझ पाया प्यार खोने का दर्द क्या होता है। नेहा जैसे ही अस्पताल के गेट से बाहर निकली, उसकी आंखें अभी भी नम थी, कदम भारी थे, दिल और भी भारी। वह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। नेहा घबरा गई। नीचे देखा तो उसकी सास मीना धरती पर गिरी हुई थी, हाथ जोड़े हुए, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटा,
एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गुनाह कर दिया है। नेहा सन्न रह गई। जिस औरत के डर से उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी, आज वही उसके पैर में पड़ी थी। मीना रोते हुए बोली, बेटा, मेरे बेटे को अपना लो। अंकित की कोई गलती नहीं है। सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई। मैं ही उसके कान भरती रही, मैं ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती रही। उसने नेहा के पैर और कस के पकड़ लिए। कोई भी माँ अगर अपने बेटे को गलत बातें सिखाएगी तो उसका बेटा फिसल ही जाएगा। मैं ही अपने बेटे का बोझ बन गई थी। नेहा की आंखें भर आई। मीना की आवाज़ टूट रही थी। बेटा, आज समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ो। यह सुनते ही नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। सारे जख्म, सारी तकलीफें, सारा दर्द एक साथ निकल गया। उसने झुककर अपनी सास को उठाया, भर्राई आवाज़ में बोली, माँ, गलती इंसान से ही होती है। आज आपने उसे मान लिया, यही बहुत है। नेहा ने गहरी सांस ली, आंखों से आंसू पोंछे और बोली, मैं अंकित को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को फिर से अपनाऊंगी। मीना, उसकी माँ, सिसकते हुए नेहा के गले लग गई। उस पल ना सास थी ना बहू, बस दो औरतें थी जो अपने किए पर रो रही थी और टूटे रिश्तों को जोड़ रही थी। अंदर अस्पताल के कमरे में अंकित को शायद पता ही नहीं था कि बाहर उसकी ज़िंदगी फिर से उसे अपनाने का फैसला कर चुकी है। कभी कभी देर से लिया गया सही फैसला भी